Assalamualaikum, my name is Mir Iqbal. Today we are going to start financial accounting from the books of Mings and Mings. जो आज हमारे पास जो चैप्टर है वो 7th चैप्टर है मिंग्स बुक्स का, जिसमें BRS मतलब कि BRS के रिलेटेड है। इसकी जो ना हम आज प्रॉब्लम 7.1a इसको कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको मैं सलूशन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो चैप्टर शुरू करने से पहले जो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आप इजीली इस चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं। तो देखें, करते हैं स्टार्ट। इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी के लिए ना मैंने ये देखें, एक लिखा मैंने कंपनी, और कंपनी के नीचे मैंने लिखा कैश बुक। इसी तरह मैंने लिखा बैंक, बैंक के नीचे मैंने लिखा पासबुक। ये जो कंपनी है ना, कंपनी का जो अकाउंटेंट होता है ना, मतलब कि जो उसका एम्प्लॉई होता है वो मेंटेन करता है कैश बुक। कैश बुक में वो जितने भी बैंक के रिलेटेड जितने भी वो ट्रांजैक्शन करता है, यानी जितने भी डिपॉजिट करता है या विड्रॉवल करता है, उनका रिकॉर्ड उसका कंपनी का जो एम्प्लॉई होता है वो कैश बुक में करता है। इसी तरह जो बैंक है, बैंक में पासबुक होती है और पासबुक को बैंक का जो एम्प्लॉई होता है वो इसको हैंडल करता है या मेंटेन करता है। इसमें बैंक मतलब कि जितने भी कस्टमर के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं, चाहे वो डिपॉजिट हो या फिर विड्रॉवल हो, उन सब का रिकॉर्ड बैंक का जो एम्प्लॉय होता है वो पासबुक में मेंटेन करता है, उसको रिकॉर्ड करता है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम जो चीज़ बनाते हैं उनको BRS कहते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन वर्ड से ही बंदे को पता चल जाता है कि ये कोई चीज़ मतलब कि कोई ख़राब है, उसको सही करने के लिए बनाई जाती है। सही है। अब देखेंगे वो डिफरेंस क्यों आ सकता है। लेट्स सपोज ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है CA कंपनी है, मशहूर कंपनी है बैट बनाने की, पाकिस्तान की CA कंपनी। और ये बैंक है, इस बैंक का नाम आप रख लें अलाइड बैंक। अलाइड बैंक। अब हुआ कुछ इस तरह से, ये कंपनी है, इस कंपनी ने अपना ये ना मंथली, कुछ कंपनीज होती हैं वो मंथली करती हैं अपना बैलेंस, और कुछ होती हैं वो क्वार्टरली करती हैं, कुछ होती हैं वो ईयरली करती हैं। ये जो CA कंपनी है ना, ये मंथली अपने अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो करती है। इसने 31 जुलाई को अपने अकाउंट का बैलेंस किया, तो इसके बैलेंस में ना, इसके मुताबिक इसके कैश बुक में ना जो बैंक में इसका बैलेंस होगा ना वो 50,000 होना चाहिए। लेकिन जब इसने बैंक से स्टेटमेंट मंगवाई तो बैंक के पास आया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं 40,000। ये जो 10,000 का डिफरेंस है ना, इसको रिजोल्व करने के लिए ना हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी ना, उन सब का रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, और उनको देख के हम BRS मतलब कि जितनी भी एंट्रीज मिस हो चुकी हैं हमसे, उनको हम दोबारा उनकी एंट्री करेंगे और वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, जिससे इन दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। मतलब कि मंथली अगर ये कहे कि मेरे पास 50,000 है तो बैंक के पास भी 50,000 ही इसके अकाउंट में होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं होना चाहिए इसके पास 50,000 है और इसके पास 40,000 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये डिफरेंस किस तरह आ सकता है? देखें, ये डिफरेंस इस तरह आ सकता है कि 10,000 का कोई एक चेक होगा जो कंपनी ने किसी को इशू किया होगा। लेट्स सपोज ये कंपनी ने किसी से हैंडल बाय किए, बैट के हैंडल, और उसने ना 10,000 का उसको चेक बना के दे दिया कि तुम ना चेक जाके ना अकाउंट से, मेरे अकाउंट से पैसे निकालो 10,000। लेकिन हमको पता है कि चेक जब इशू होता है वो 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। 6 मंथ के अंदर अंदर जो जिसको चेक इशू किया जाता है वो उसको विड्रॉवल या कैश उसका करवा सकता है। लेकिन जिस कंपनी को हमने 10,000 का चेक इशू किया, उसने 6 मंथ या जुलाई के मंथ के तक ना, मतलब कि 31 जुलाई तक उसने वो कैश नहीं था करवाया। मिसाल के तौर पे हमने ना 15 जुलाई को चीज़ें बाय की, मतलब कि हैंडल बाय किए और हमने उसको चेक इशू कर दिया। लेकिन 31 को तक ना उसने अभी तक चेक जो ना वो कैश नहीं था करवाया बैंक से, तो उसको नहीं ज़रूरत पड़ी होगी, उसने नहीं करवाया। लेकिन हमने जब बैंक से स्टेटमेंट मंगवाई, क्योंकि हमने अपना बैलेंस करना था मंथ के एंड पे, तो वो जो 10,000 था ना वो यहाँ पे मतलब कि ना थोड़ा सा बैलेंस का 10,000 का ना डिफरेंस आ गया, क्योंकि यहाँ से तो निकल गया, वहाँ से नहीं निकला। तो आप इस तरह हाँ थोड़ा सा फिर ऐसा करना पड़ेगा हमें कि 40,000 इधर लिखना पड़ेगा बैलेंस में, क्योंकि फिर वो 10,000 तो यहाँ से निकला ना, तो फिर ये 50,000 यहाँ पे शो करेगा।
है। मतलब कि यहाँ पे ना 40,000 था चेक बैलेंस और यहाँ पे 50,000 आ रहा था। क्यों आ रहा था कि यहाँ से चेक मतलब कि 10,000 का चेक यहाँ से चला गया था, लेकिन 10,000 का चेक यहाँ से अभी बैंक ने पैसे नहीं निकाले हमारे अकाउंट से, क्योंकि वो बंदा अभी आया नहीं है बैंक में। जब वो चेक प्रेजेंट करेगा तो बैंक आप चेक दे के आपके अकाउंट से 10,000 निकल के उसको दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, तो इसलिए ये एरर आ गई। ये मैंने एक रीज़न बताई। अब प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स पढ़ के जितने भी एरर्स होते हैं ना वो आपको प्रॉब्लम्स है, जितनी भी हम प्रॉब्लम्स है ना उनको करेंगे ना तो आपको हर एक एरर का समझ लग जाएगी। सही है, तो चलें करते हैं, लेट गेट स्टार्ट। तो ये है 7.8। सबसे पहले हमें जो है ना वो इसका बैलेंस गिवन है, कैश बुक का बैलेंस गिवन है और बैंक का बैलेंस गिवन है। सबसे पहले हम जो है ना इसकी परफॉर्मे की बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम, जैसे कि सबसे पहले कंपनी का नाम लिखते हैं हम बाइनर इनकॉर्पोरेशन, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं BRS। सही है, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है अनएडजस्टेड बैलेंस। जिस तरह ये है, ये डिफरेंस आ गया तो अनएडजस्टेड है। अनएडजस्टेड बैलेंस एक तरफ हमारे पास आ जाएगा डिपॉजिट यानी कि कैश बुक, दूसरी तरफ आ जाएगा बैंक। इनका जो अनएडजस्टेड बैलेंस है सबसे पहले वो हम लिखते हैं कितना। ये देखें, जो बैलेंस है ना कैश बुक का बैलेंस वो है 1,25,568, और जो बैंक है वो दे देखें, बैंक का बैलेंस कितना है 1,14,828, ये बैलेंस की मैंने हमारे पास। अब हम जो है ना इसकी थर्ड वाली, पहले जो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड थी ना वो तो बैलेंस की था ना, अब थर्ड वाली एंट्री देखते हैं। ये देखें थर्ड वाली एंट्री में ना, द कैश रिसीव ऑन जुलाई 31 अमाउंटेड टू 16,000, इट वाज लेफ्ट एट द बैंक इन द नाइट डिपॉजिटरी chute after banking hours on July 31 and therefore was not recorded by the bank on the July statement। हुआ कुछ इस तरह ना, बैंक में पैसे तो डिपॉजिट करवाए लेकिन हमने ना वो वर्किंग आवर्स मतलब कि जो थे ना बैंकिंग आवर्स उनके बाद में ना हमने डिपॉजिट करवाए, तो इस वजह से ना वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए। तो जो काम नहीं हुआ हमने वो काम करना है। तो ये जो ना इसको लिख लें हम, ट्रांजिट चेक लिख लें, ट्रांजिट चेक। बैंक में नहीं हुआ तो वो बैंक में काम कर देंगे, 16,000 प्लस कर देंगे। अब फोर्थ वाली देखते हैं एंट्री, also including with the July bank statement was a debit memorandum from the bank for 50 rupees representing, ये डॉलर लिखा हुआ, डॉलर पर नोट, डॉलर पर लें, वैसे हम तो पाकिस्तानी है तो मैं 50,000 मतलब कि 50 रुपीज़ ही पढ़ रहा हूँ। आप चाहें तो इसको जो है ना $50 भी पढ़ सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। रिप्रेजेंटिंग सर्विस चार्जेस फॉर जुलाई, बैंक ने ना डेबिट मेमोरेंडम मतलब कि ना आपको पता है ना बैंक हमारा मकरूज़ होता है और हम उसके जो ना वो कर्ज हुआ होते हैं, यानी कि हमने उनसे पैसा लेना होता है और बैंक ने हमें पैसा देना होता है। तो जब हम अपने अकाउंट में पैसे, जिसको बेसिक जनरल कहते हैं ना, मतलब कि जनरल आपको पता है ना, जनरल में होता है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्या होता है, जो कंपनी में होता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो जब कंपनी में पैसे आते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं और जब कंपनी से पैसे जाते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन जो बैंक होता है ना वो इसके ऑपोजिट चलता है। बैंक में जब पैसे मतलब कि हमारे अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र करता है तो वो क्रेडिट करता है, और जब निकालता है वो डिपॉजिट करता है, क्योंकि वो मकरूज़ होता है तो वो उल्ट चलता है हमारे लिए। तो यहाँ पे ना डेबिट मेमोरेंडम आया। डेबिट मेमोरेंडम मतलब कि बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाले हैं। ये तो हमें श्योर हो गया ना कि बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाले हैं। तो बैंक ने कितने हमारे अकाउंट से पैसे निकाले हैं, 50 रुपीज़। तो हम भी अपने अकाउंट से जो काम नहीं हुआ हम उसको कर देंगे, 50 रुपीज़ का हम भी लेस कर देंगे अपने अकाउंट से। ये डिपॉजिट से हमने 50,000 लेस कर दिए। और आप अकाउंटिंग में माइनस का निशान नहीं लगाते, आपने ब्रैकेट लगानी होती है, तो हमने ब्रैकेट लगा ली। इधर लिख लेंगे हम डेबिट मेमोरेंडम, डेबिट मेमोरेंडम। आप फिफ्थ वाली पढ़ते हैं। फिफ्थ वाली में देखें क्रेडिट मेमोरेंडम। क्रेडिट का जैसे मैंने आपको बताया कि जब बैंक हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है तो वो क्रेडिट करता है। इट्स मीन कि बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब आगे देखते हैं कि हमारे क्या करना है हमने।
enclosed with the July bank statement indicate that non-interest bearing note receivable for 4,000 from rents left with the bank for collection had been collected and proceed credit to the अकाउंट ऑफ बाइनर, यानी कि हमने किसी से पैसे लेने थे और उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए बैंक में और बैंक ने उससे पैसे लेके हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, यानी कि बैंक ने क्रेडिट कर दिया, हम भी अपने पास उसको ऐड कर लेंगे। तो हम अपने अकाउंट में वो पैसे उतने ऐड कर लेंगे। क्रेडिट मेमोरेंडम कितने का था? वो था 4,000 का। अब 6 वाली एंट्री पढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ द पेड चेक्स रिटर्न बाय द बैंक विद द एंट्रीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिवील दैट चेक नंबर 821 for 519 issued July 15 in payment for office equipment had been erroneously entered in binary records 915, यानी कि एक चेक हमने इशू किया, कंपनी ने वो चेक इशू किया, कितने का चेक इशू किया? 519 का, बल्कि 519 का चेक इशू किया, लेकिन वो गलती से कितने का रिकॉर्ड हो गया? वो 915 का रिकॉर्ड हो गया, यानी कि ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया। तो एक चेक था जो कंपनी ने इक्विपमेंट बाय किया, उसकी जो अमाउंट थी वो थी 519 का, हमने इतने का चेक देना था, लेकिन वो अकाउंटेंट से गलती होगी, उसने 915 का कर दिया, यानी ज़्यादा कर दिया। तो अब इसको दोबारा से ना वो ऐड कर लेंगे, एक चीज़ ज़्यादा हमसे चली गई तो हम उसको बैक कर लेंगे। तो वो कितने जो इनका डिफरेंस आएगा ना, वो आएगा 396, इसको हम जो ना वो ऐड कर लेंगे और इधर लिख लेंगे एरर लिख लेंगे। अब 7th वाली एंट्री ये मैंने लिख लिया, सॉरी नज़र नहीं था रहा, ये मैंने ऐड कर दिया। अब 7th वाली एंट्री पढ़ते हैं। एग्जीमेशन ऑफ द पेड चेक आल्सो रिवील्ड डेट 3 चेक्स आल इशूड, मतलब कि कंपनी ने इशू कर दी है, मतलब कि कंपनी ने अपना काम कर दिया। अब जो होगा वो बैंक में होगा, हेड बैंक यानी कि इस कॉलम में होगा जो भी होगा। जुलाई हैड नॉट येट बीन पेड बाय द बैंक, यानी कि बैंक ने अभी तक पे नहीं किए। वही जो मैंने आपको बताया था कि हमने चेक तो इशू कर दिया, लेकिन बैंक से पैसे वो नहीं गए, कि वो कस्टमर नहीं गया अभी तक ना वो चेक लेके। अब ये चेक नंबर इसने दी हुई हैं, 3 चेक नंबर दिए हुए हैं, अब इनको हमने जो है ना बैंक से माइनस कर देने हैं। सबसे पहले ना यहाँ पर मैं इसका लिख लेता हूँ आउटस्टैंडिंग चेक, इनको आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं। अब 1 बाय 1 में चेक नंबर लिखूँगा। सबसे पहले 811, इसकी जो अमाउंट है वो है 314, इसको माइनस करेंगे। देन जो ना वो चेक नंबर है 814, इसकी जो अमाउंट गिवन है वो गिवन है 625, इसको माइनस करेंगे। और फिर जो चेक गिवन है उसकी जो नंबर है 8123, सॉरी, इसकी जो अमाउंट है वो 175 है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सही है। अब हमारे पास जो है ना वो लास्ट वाली एंट्री रहती है, उसको देख लेते हैं। देखें, इंक्लूडिंग विद द जुलाई बैंक स्टेटमेंट वाज 200 चेक ड्रॉन बाय द हॉवर्ड विलियम सॉरी क्या लिखा, कस्टमर ऑफ बाइनर का कस्टमर है, उसने जो ना वो चेक ड्रा किया था इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि बाइनर इनकॉर्पोरेशन। दिस चेक वाज मार्क्ड अनसफिशेंट, NSF का मतलब होता है अनसफिशेंट चेक। It had been included in the deposit of July 27 but had been charged bank against the company account on 31 July, यानी कि हमें ना किसी से पैसे लेने थे, उसने हमें चेक दिया, तो वो चेक ना कंपनी का जो अकाउंटेंट था ना उसने अपने पास तो वो चेक ना मतलब कि अपने अकाउंट में, यानी यहाँ पे ना उसने उतने कितने पैसे कहाँ कितने पैसे कह रहा है वो 200, इसने ना 200 प्लस कर लिए, तो इसने ना वही चेक ना बैंक में भेज दिया कि तुम भी ना 200 प्लस कर दो। लेकिन बैंक ने जब देखा कि जिस कंपनी ने ये चेक इशू किया उस कंपनी के अकाउंट में इतने पैसे हैं, तो उस कंपनी के अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे, तो बैंक ने कहा कि मैं प्लस नहीं कर सकता, इसके जिसका चेक जिस कंपनी ने चेक दिया उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो मैं किस तरह उसके अकाउंट में से पैसे निकाल के आपके अकाउंट में इतने डाल दूँ, तो नहीं है वो। फिर उसने ये चेक जो ना वो कंपनी को वापस कर दिया और कंपनी ने
हमने फिर जब वापस आया तो कंपनी का जो अकाउंटेंट था ना उसने भी 200 को अपने अकाउंट में से माइनस कर दिया कि ये चेक जो है ना वो पैसे ही नहीं है इसमें, तो वो चेक उसने उठा के वो कंपनी को वापस कर दिया। तो हम भी अपने अकाउंट में से ना इतने पैसे लेस कर देंगे अब, ठीक है। तो 200 को हम लेस कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अनसफिशेंट चेक। तो अब इन दोनों का जो बैलेंस है ना वो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती है। चलें इनका बैलेंस करते हैं। अब कॉलम को हमने एडिशन किया तो उनका जो मेरे पास आ गया 1,29,714। इसी तरह डिपॉजिट का जितने भी थे हमने उनको प्लस किया, यानी कि 1,14,828 में हमने 16,000 प्लस किया। देन हमने उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लिया ये तीन वैल्यू, तो हमारे पास 1,29,714 आ गया, यानी कि दोनों का इक्वल बैलेंस आ गया। और ये हमारा मतलब कि सही है क्वेश्चन। ये पिक्चर लेने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब जो ना वो 7.2a इंशाल्लाह वो ना उसको भी जो ना मैं सॉल्व करके आपके साथ और कॉन्सेप्चुअल बेस आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।